नमस्कार श्रोताओं। आज हम एक आकर्षक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो है भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है। विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम का सहयोग। मैं ललिता बिष्ट तथा मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर नीलिमा बुदानी मैम और हिमानी शाह इस विषय पर एक इंटरैक्टिव बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बुदानी। थैंक यू मैडम। इस विषय पर चर्चा करना बड़े ही हर्ष की बात है और आज इस माध्यम से हम अपनी बात अपने श्रोताओं से आसानी से कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनईपी 2020 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए इसकी शुरुआत भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम से करते हैं। इस विषय पे मैं मिस हिमानी शाह से चाहूंगी कि वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। इंडियन नॉलेज सिस्टम, अगर आप इसमें कुछ नॉलेज को डालें, यहाँ कोई राय व्यक्त कर सकें। धन्यवाद मैडम, पहले तो मुझे इस वार्तालाप का हिस्सा बनाने के लिए। देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय ज्ञान है, भारत हर विषय में समृद्ध था। भारत की समृद्ध और विविध पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं को संदर्भित करता है। इसमें हम वैदिक गणित, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, शास्त्रीय कला और प्राचीन साहित्य के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। ये प्रणालियां पीढ़ियों से चली आ रही है और भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का अभिन्न अंग है। लेकिन इसका एक प्रॉपर दस्तावेज एवं प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण की कमी थी, तो उस हिसाब से इन्हें वो स्थान नहीं मिला जैसा कि ये इनके पाश्चात्य समकक्षों को मिला। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर नीलिमा बुदानी से पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य इंडियन नॉलेज सिस्टम को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना किस तरह है? देखिए मैडम, एनईपी 2020 एक समग्र शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है जहां इंडियन नॉलेज सिस्टम समसामयिक विषयों के साथ सहजता से एकीकृत है, जिसका लक्ष्य छात्रों का एक सर्वांगीण विकास करना है और एक सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करना है जो पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करती है और उन्हें आधुनिक कौशल से भी लैस करती है। इस एकीकरण से भारतीय विरासत में गर्व की भावना को बढ़ावा मिलने और सीखने के अनुभव में वृद्धि होने की हम उम्मीद करते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपनी बातचीत में लाते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि इस संदर्भ में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी तकनीक है जो आधुनिक शिक्षा में इंडियन नॉलेज सिस्टम के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एआई कई तरीकों से मदद कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्राचीन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उनके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में एआई हेल्पफुल हो सकती है। हाँ मैम, इसी से रिलेटेड मैंने अभी ये हिंदू में शायद जनवरी के करीब एक आर्टिकल आया था कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने कैसे कंट्रीब्यूशन में काम करके जो हमारी कश्मीरी लिपि है उसको संरक्षित किया है। ये शायद उस बीच आपने भी पढ़ा हो। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे वो भाषा केवल 5% ही यूज में आ रही थी, तो उसको और अब वो आम बोलचाल की भाषा में वो सम्मिलित कर ले रहे हैं उससे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, क्योंकि एआई के जो एल्गोरिदम्स हैं ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो टेक्निक यूज करते हैं उसकी हेल्प से ये काम आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटल फॉर्म, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सहित एआई की जो टेक्निक्स हैं, सारे ही पुराने प्राचीन ग्रंथों को डिजिटलाइज करने में बहुत मदद करती है। इसके आगे हम देखें तो पर्सनलाइज लर्निंग में भी एआई का उपयोग है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एआई के जो साधन है पर्सनलाइज लर्निंग में जो छात्रों को बहुत मदद करते हैं। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके फ्यूचर का वो गाइड कर सकता है उसे। हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है, तो इस तरह से टूल हैं जो हेल्प करा सकते हैं स्टूडेंट को कि प्रीवियस टाइम पे उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़े थे या जिसमें उनका इंटरेस्ट था, तो फ्यूचर में ये टूल उनको हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना फ्यूचर किस लाइन पे बना सकते हैं। करियर गाइडेंस की तरह ये हेल्प करा सकता है। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एआई हमें, जैसे टीनेजर में जनरली बच्चों का करियर को लेके एक क्लियर नहीं विजन नहीं होता, क्रिएट हो जाता है। आधेतर मतलब जो मतलब मेजोरिटी होती है वो होता है कि चलो साथ वाले कोर्स कर रहे तो हम भी कर ले। जनरली सही कह रहे हैं, जैसे हम भेड़-चाल बोलते हैं। तो उस चीज को क्लैरिटी, हम एआई टेक्निक एक पैटर्न जो बच्चों का लर्निंग पैटर्न है उसको ट्रेस करके एक क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है कि उन्हें एग्जैक्टली किस फील्ड में जाकर अपना फ्यूचर ऑप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है वेस्टर्न कल्चर से तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और
उसको अडॉप्ट करना, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से बहुत इजीली वेस्टर्न नॉलेज या वेस्टर्न कल्चर की नॉलेज को अडॉप्ट कर ले, बट सेम टाइम में वो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज से दूर होते गए हैं। मैडम आप जैसे सही कह रहे हैं, जैसे कि हम भी जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया जो था वो हर फील्ड में बहुत ही आगे था, चाहे वो मेडिकल का फील्ड है, चाहे साइंस का है, चिकित्सा थी, टेक्नोलॉजी थी, योग थे। तो अब हम जो आजकल की जनरेशन है इनसे दूर चले गई, जबकि ये सारी टेक्निक्स फॉरेन कंट्री ने अडॉप्ट करके और कहाँ से कहाँ पहुंचा ली उन्होंने अपनी साइंस, और हम ये चीजें भूल चुके हैं। हम अपने मूल से हट के हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। NEP 2020 में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का इन्होंने इंक्लूजन किया है, इससे एक चीज बहुत अच्छी होगी कि हमारे बच्चे अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, पैरेलल में दोनों चीजें मतलब एक सीख पाए है ये। हाँ, और उसके साथ साथ इसमें स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का भी संचार होगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनका वो चीजें भी एक्सपोजर होगा। इसके अलावा अगर हम शिक्षकों की बात करें, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं, हम तीनों ही शिक्षक हैं, हमें पता है कि अगर हम नई जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज है, जो हम बोलते हैं इंटरैक्टिव क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स, उनका यूज करके, उनका उपयोग करके क्लास में बच्चों को अगर हम पढ़ाएं तो हमारे लिए पढ़ाना एक ज्यादा आसान हो जाता है। हम बच्चों को बहुत आसानी से अपनी जो भी हम टॉपिक समझाना चाह रहे हैं उसको डिजिटल टेक्निक्स का यूज करके इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो और ये जैसे हमारा ये यूओयू हम डिस्टेंस लर्निंग मोड में स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं, तो ये टेक्निक्स तो हमारे बहुत ही बेनिफिशियल है। दूर बैठा बच्चा जल्दी हमारा समाज इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये एक्सेप्टेंस में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा जनरेशन गैप का जो फर्क है, क्योंकि अगर हम जैसे मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बच्चे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं वो 2 जनरेशन का गैप देख सकती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तो क्लासरूम टीचिंग ही एक मेन फोकस का एक माइंडसेट था उसको लेके, और पेरेंट्स का भी दिमाग में वही चीज था कि क्लासरूम टीचिंग मेन है, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चा कर ही लेगा। लेकिन NEP में पैरेलल में हर चीज इंक्लूड की गई है। क्लासरूम टीचर के साथ साथ जो बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर भी पूरा फोकस किया गया है, और टेक्नोलॉजी आई रही है उसमें, टेक्नोलॉजी पहले उसका मल्टी डायमेंशन डेवलपमेंट, बच्चों का एक संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास के लिए मतलब अच्छी पॉलिसी डिजाइन की गई है। मेन मोटो ही छात्रों का सर्वांगीण विकास है। मैं यहाँ पर डॉक्टर नीलिमा मैम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाँ जी मैम। कि जैसे कि हम इसमें हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए मैम, कई टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के समान ही AI के फील्ड में भी शिक्षा प्रणाली, समाज, सरकार के दृष्टिकोण, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के परिप्रेक्ष्य में कई सारी चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ेगा। अब देखिए, वो चुनौतियां किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, पहला तो यही हो सकता है कि शिक्षा नीति को स्वीकार करने में समाज और माता पिता ही इसका विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी इसी समय हमने चर्चा करी, जैसे हमने बात करी कि पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो, जो हम परंपरागत ज्ञान जिस तरह से टीचर पढ़ाता था क्लासरूम में, उसी तरह से हमारे बच्चे वैसे ही सीखें। तो हो सकता है इसके केस में यहाँ पे इनिशियल स्टेज में इसे एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, तो मतलब एक लंबा प्रोसेस है उसे स्वीकारने में। कोविड ने हमें टेक्नोलॉजी में तो सीधे ही कोविड के बाद तो हमारा मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में उसने अपने को यूज आई है। कोविड में जैसे हमने देखा कि वो चीज हो सकता है कि उस पेंडेमिक के बाद एक अलग टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हमारे क्लासरूम्स जो है वो चलती रही, क्लास में कम्युनिकेशन का। तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा जो हम बात कर रहे थे कि माता पिता विरोध कर सकते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है चुनौतियों के केस में। दूसरा हम कह सकते हैं कि देखो, शिक्षार्थियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी ये चुनौतियां हो सकती है। मींस जैसे हम कहें कोई शहरी क्षेत्र का बच्चा है, कोई ग्रामीण क्षेत्र का है। जो शहरी क्षेत्र के बच्चे उन्होंने तो टेक्नोलॉजी तो सब बचपन से देख रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है उसके लिए उतना कॉमन नहीं है, वो डे टू डे लाइफ में इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर हम AI बेस्ड सारी टेक्निक्स अपनाएंगे तो उनके पढ़ने में थोड़ा ग्रामीण, हमें पहले टेक्नोलॉजी को आम जनता तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सब उसको उसके फेमिलियर हो उससे ना। आपका कहना बिल्कुल सही है।
जब ये चीजें हम जो बोलते हैं रिमोट एरियाज में बिल्कुल हर स्टूडेंट एक्सेस कर पाएगा, तभी इसका इम्प्लीमेंट होना सार्थक भी तभी होगा जब वो हर बच्चा उस चीज को इजीली एक्सेस कर सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमको इंटरनेट चलाना कैसे है ना। हाँ। तो ये भी एक चुनौती हमारे सामने। ऐसे ही देखो, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आएगी इस को इम्प्लीमेंट करने में, कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स है कि हमारे पास 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी क्लास का टाइम है उस समय इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रॉपर आए, हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर्स हो, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, तो ये हर जगह होनी चाहिए। अगर जिस हमारे पास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे नहीं होगा तो मे भी वहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारे भारत में अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हर स्कूल में, हर क्षेत्र में ये चीज अवेलेबल होनी ही चाहिए। मतलब हमें पहले ग्राउंड रियलिटी पे भी काम करना है। काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने स्कूल्स हैं जिनमें तो इंटरनेट ही नहीं होता है या कंप्यूटर ही नहीं होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे कि आज तक हम देखते हुए आए हैं कि हम नॉलेज बेस्ड शिक्षा पे बात करते थे। जो टीचर था वो पुराने नॉलेज के बेस पे ही, ऐसा होता था कि उसी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने पुराने लर्निंग के बेस पे बताता था। लेकिन जो अब जो नई शिक्षा नीति आएगी एआई बेस्ड, वो ओनली इंफॉर्मेशन एंड डेटा के बेस पर ही होगी सारी की सारी। तो सारा टेक्नोलॉजी ही यूज होगी उसमें। और अगर फिर हम आगे बढ़ाएं बात को, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट की डेटा की सुरक्षा के लिए भी हमें कोई डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऐसे उपायों को स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि साइबर सुरक्षा है, साइबर थ्रेट से हमें बचना पड़ेगा। मुद्दा बन चुका है। डेटा मैनेजमेंट भी हमारे को प्रॉपर काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का जितना अधिक यूज हो रहा है उसमें उस डेटा की सुरक्षा एक अहम बहुत मुद्दा जरूरी है। काम है। मतलब डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा की सिक्योरिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसके। ऐसे ही हमें कोई ऐसे उपाय करने पड़ेंगे या कड़ी सुरक्षा नीतियां अपनानी पड़ेंगी जिससे हमारा डेटा भी सुरक्षित रहे और उसका प्रसारण भी प्रॉपरली हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखिए, जो हमने बात की ये तो फिर भी कम चैलेंज थे। जो मेन चैलेंज है वो सबसे बड़ी, अगर हम चैलेंज की बात करें तो अब चैलेंज किसमें है कि जो हम एआई इम्प्लीमेंटेशन करने की अपनी टेक्निक उस पे बात कर रहे हैं, नीति पे, तो सबसे मेन चैलेंज तो होता है कि एआई ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अभी हमारे पास इतना एआई ट्रेंड स्टाफ होगा ही नहीं कि वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो पहला हमारा मेन काम जो होगा, हमारे सारे जो टीचर्स हैं उनको एआई ट्रेनिंग देना और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रोवाइड करना उनको। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य टेक्नोलॉजी के बारे में शिक्षकों की समझ बढ़ाना होगा, एआई टूल्स को शिक्षा में एकीकृत करना होगा तथा शिक्षकों के बीच डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा देने पर हमको ध्यान केंद्रित करना होगा। मतलब कि पहले हमें टीचर्स की वर्कशॉप करनी होगी, इसकी ट्रेनिंग के देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब अगर हमारा शिक्षक ही पूरा कैपेबल नहीं होगा, वो ट्रेंड नहीं होगा, तो वो कहाँ से एजुकेशन देगा ना। तो और एक लास्ट बात मैं आपकी और करना चाहूंगी, तो बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। बस एक मुख्य चुनौती हम मेरे हिसाब से एक और ये होगी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का संरक्षण करना भी एक मेन चुनौती होगा। इसके लिए हमें एआई विशेषज्ञों, इतिहासकारों और पारंपरिक ज्ञान के विद्वानों के बीच भी सामंजस्य करना बैठेगा, ताकि वो आपस में कोलैबोरेट करें, कम्युनिकेशन करें। तो एक ऐसी शिक्षा नीति हम बना सकें जो इन तीनों को ही कंफर्टेबल हो, पैरेलली चले और ये सबका सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटलाइजेशन और एकीकृत करना ही बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमारा। तो आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज। हाँ, देखिए, जैसे कि हमने सुना कि एनईपी 2020 के तहत कैसे हम एआई के साथ हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम के सहयोग से शिक्षा के भविष्य को सही कर सकते हैं, एक बहुत सही तरीके से उसको सही दिशा दे सकते हैं, जो कि मिश्रण होगा हमारे पारंपरिक और नवीनीकरण का। तो अंत में मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप हस्ताक्षर के तौर पे कुछ कहना चाहेंगे हमारे जनता को। बस यही कि भारत में शिक्षा के लिए यह एक रोमांचक समय है। एनईपी 2020 एक साहसिक कदम है और थॉटफुल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम इसका कर पाए विद इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो अगर हम इसे सक्सेसफुली कर पाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल सही, आपने अचीवमेंट तो है, बस हमें थोड़ी बहुत अपना पहले से क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंटेशन से पहले, और हमको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। प्रोसेस है ये, जो इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन हम इसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेजुअली धीरे धीरे हो पाएगी, सोसाइटी भी इसे एक्सेप्ट कर पाएगी और धीरे धीरे ही हम अपने जो हमारा डिजायर्ड गोल है वहां तक पहुंच पाएंगे। इसी के साथ मैं श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ में मैं अपने सहयोगी डॉक्टर नीलिमा बुधानी और मिस हिमानी शाह और मैं ललिता बिष्ट, आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं।
धन्यवाद। कोशिश करेंगे अगली बार अधिक जानकारी पूर्ण चर्चा के लिए बने रहें। आप थैंक यू। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद।